हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। और आशा करता हूं आप सभी अपने घर पे इस कोरोना काल के दौरान, इस महामारी के दौरान सभी आपके परिवारजन और आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकताओं के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और जल की और सनलाइट के बारे में। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं उनके बारे में। एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो अपने पौधों में क्लोरोप्लास्ट वाला जो कोशिकांग है, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो हरित लवक है, उसमें ये सभी पाए जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने, इन्हीं के द्वारा जो सनलाइट में उपस्थित जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो फोटॉन्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन करके एनर्जी को गेन किया जाता है और उसी एनर्जी का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन, इसके अलावा जल के फोटोलाइसिस में इनका यूज़ करते हुए एंड प्रोडक्ट के रूप में, या जिसे हम कह सकते हैं भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं मूल रूप से पादपों में 3 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 क्लोरोफिल, जिसको आप हिंदी में पर्णहरित कह सकते हैं। नंबर 2 कैरोटीनॉइड्स, और जो नंबर 3 है वो है आपका फाइकोबिलिन्स। इन तीनों के बारे में अपन यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल। पहली बात कि पादपों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में काम करता है। टाइप्स की अगर अपन बात करें तो ये कई प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। इसके अतिरिक्त एक अन्य जो होता है वो है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इन सब के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल ए की। तो क्लोरोफिल ए जो है वो ये यूनिवर्सल, अर्थात यूनिवर्सल पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? यूनिवर्सल पिगमेंट, यानी कि लगभग सभी प्रकाश संश्लेषी जो पौधे हैं या जो पादप हैं उनमें सब में ये देखने को मिलता है। अगर इसके कलर की बात करें, अब कलर का कैसे पता लगता है, तो इसके सेपरेशन की एक टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी, जो कि आप अगली बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। उनके द्वारा जब इन सभी को जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, जैसे कि ईथर है, एस्टर है, इनमें या एसीटोन है, इनमें जब घोल करके इनको जब सेपरेट किया जाता है तो यहाँ ये हमें ब्राइट यानी कि चमकीला ब्लू ग्रीन, नीला हरा, चमकीला नीले हरे रंग के रूप में ये प्राप्त होता है। इसके बाद क्लोरोफिल ए जो है, इसका संरचना सूत्र एग्जाम में 1 नंबर का छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ज़्यादातर क्लोरोफिल ए और बी दोनों के बारे में पूछते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ये 4 घटक इसमें पाए जाते हैं। जिसमें कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4। तो इसका जो संरचना सूत्र बनता है वो बनता है C55H72O5N4Mg। इसके अतिरिक्त जो क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी की अगर अपन बात करें तो क्लोरोफिल बी जो है ये हायर प्लांट्स यानी कि उच्च श्रेणी के पादपों में और ग्रीन एल्गी यानी कि या हम कह सकते हैं शैवालों में मूल रूप से देखने को मिलता है। ये यूनिवर्सल पिगमेंट नहीं है। इसके स्वयं के कलर की अगर अपन बात करें तो जिस प्रकार से ये चमकीला नीला हरा होता है, ये पीला हरा यानी कि येलो ग्रीन अर्थात पीला हरे रंग का ये दिखाई देता है। इसके संरचना सूत्र में वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या होगा, मैग्नीशियम। लेकिन यहाँ इनके प्रोपोर्शन में अंतर आ जाता है।
कार्बन वही 55 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 72 की जगह 70, ऑक्सीजन 5 है उसकी जगह 6, नाइट्रोजन हमेशा क्या रहेगी 4। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो C55H70O6N4Mg के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये विभिन्न प्रकार के पौधों और जो हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो शैवाल हैं उनमें सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक, यानी कि है तो बेसिकली क्लोरोफिल मूल जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, लेकिन अगर हम किसी उच्च श्रेणी के पौधे की बात करें तो उनमें ए बी सी डी ई सभी प्रकार के होंगे। तो वहाँ जो मेन है उनमें सब में जो मुख्य है वो तो ए और बी, बाकी सी डी ई भी मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में प्रकाश तंत्र आदि का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब इसके बाद जो ये अलग से मैंने यहाँ लिखा है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो से नाम आपको पता लग जाना चाहिए कि एसोसिएटेड विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि जो अपने जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें देखने को मिलता है ज़्यादातर, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह उनमें। तो यहाँ अगर बैक्टीरियो क्लोरोफिल की अगर अपन बात करें तो ये पर्पल कलर का होता है, जिसमें थोड़ा बहुत ग्रीन कलर भी मिक्स रहता है, यानी कि बैंगनी हरा या मुख्य रूप से बैंगनी रंग का। और इसके संरचना सूत्र को आपको याद रखना है, जिसमें आप लिखेंगे CHON एंड Mg। तो कार्बन यहाँ पर होगा वही 55, हाइड्रोजन होगा 74, ऑक्सीजन होगा 5 और नाइट्रोजन होगा 4। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल यानी कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल का जो संरचना सूत्र आता है वो आता है C55H74O5N4Mg। अब इसके बाद क्लोरोफिल अणु की स्ट्रक्चर, यानी कि अगर इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना ये एक प्रकार का ध्रुवीयता दर्शाने वाला एक वृहद अणु है, जहाँ इसका एक भाग शीर्ष भाग कहलाता है और एक भाग इसका क्या कहलाता है, पुच्छ भाग कहलाता है। तो नंबर 1 शीर्ष भाग, शीर्ष भाग की जो स्ट्रक्चर है या जो शीर्ष भाग है इसको कहा जाता है पोरफायरिन वलय। क्या कहते हैं इसको, पोरफायरिन वलय। अब पोरफायरिन वलय वास्तव में क्या होती है, पोरफायरिन वलय का निर्माण 4 नाइट्रोजन युक्त पाइरोल वलय, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, 4 तो होती हैं नाइट्रोजन युक्त पाइरोल वलय और एक होता है केंद्रीय मैग्नीशियम, जिसमें अगर पाइरोल वलय की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो पाइरोल वलय की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो ऐसी ही 4 पाइरोल वलय, जिनको यदि अपन सांकेतिक तौर पे दर्शाएं तो एक पाइरोल वलय ये, एक पाइरोल वलय ये, एक पाइरोल वलय ये और चौथी जो है वो आपकी ये पाइरोल वलय। इनमें सब में नाइट्रोजन कंटेनिंग होती हैं तो नाइट्रोजन शो कर देते हैं। अब क्या होता है, ये चारों पाइरोल वलय सेंटर में मैग्नीशियम के साथ अटैच रहती हैं इस प्रकार से, साथ ही साथ इनके बीच में भी बॉन्डिंग पाई जाती है, अर्थात ये भी आपस में क्या रहती हैं, विभिन्न प्रकार के बंधों की सहायता से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये पाइरोल रिंग फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि 4 पाइरोल वलय हैं, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन 4 आ रही है, यहाँ नाइट्रोजन 4 आ रही है, यहाँ नाइट्रोजन 4 आ रही है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनती है ये कहलाता है इसका शीर्ष भाग, जिसको आप पोरफायरिन रिंग या पोरफायरिन वलय कह सकते हैं। मेन जो बात आती है यहाँ, जैसे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर बात की जाती है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ ऑक्सीजन 5 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यानी कि केवल ऑक्सीजन का अंतर आ रहा है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है एक्चुअल में, और हाइड्रोजन में यहाँ अंतर आ रहा है 70 और 72। तो क्लोरोफिल ए की अगर अपन संरचना की बात करें तो यदि सेकंड पाइरोल वलय पर अगर CH3 ग्रुप होता है तो स्ट्रक्चर होती है किसकी, ए, क्लोरोफिल ए की। और यदि यहाँ सेकंड पाइरोल वलय पर स्ट्रक्चर मेथिल ग्रुप की जगह अगर यहाँ आ जाता है CHO अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप, तो वो स्ट्रक्चर बन जाती है किसकी, क्लोरोफिल बी की। बाकी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में किसी प्रकार की संरचना में कोई अंतर नहीं पाया जाता। तो यहाँ आप ध्यान देंगे 2 हाइड्रोजन कम हो गए और 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गई, इसीलिए यहाँ 2 हाइड्रोजन कम हो गए और ऑक्सीजन क्या हो गई, एक्स्ट्रा। तो संरचना को आप संरचना सूत्र के साथ रिलेट करके इसको आप याद कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी पुच्छ भाग की। तो जो नंबर 2 पुच्छ भाग है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो 4th नंबर की आपकी
पाइरोल वलय है वहाँ एस्टर बंध बनता है। क्या बनता है? एस्टर बॉन्ड, एस्टर बंध। एस्टर बंध की सहायता से यहाँ हाइड्रोकार्बन चेन यानी कि एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई रहती है, जो कि फाइटोल टेल या फाइटोल पुच्छ, जिसको क्या कहा जाता है? फाइटोल के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर स्थित होती है। तो ये एक लीनियर डायग्राम है जिसको अपन कह सकते हैं क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर का, जहाँ सेकंड पाइरोल वाले पर अगर CH3 है तो क्लोरोफिल A, और यदि CH3 को हटा करके आपने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया देन क्लोरोफिल B। तो अब इसके बाद यदि अपन देखें तो जो शीर्ष भाग है और पुच्छ भाग है, जैसा कि अपन ने 11th क्लास में सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो वहाँ जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनका शीर्ष भाग जलरागी होता है और जो पुच्छ भाग है वो कैसा होता है? जल विरागी होता है। अर्थात इसी प्रकार से यहाँ भी क्लोरोफिल में भी जो पोरफायरिन हेड है या जो पोरफायरिन वलय के रूप में शीर्ष भाग है वो यहाँ जल रागी, और ये जो है वो कैसा होता है? जल विरागी। तो आपको यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संरचना सूत्र याद रखना है, इनके टाइप्स याद रखने हैं, और अगर एग्जाम में संरचना आ जाती है तो आप अगर इस तरह का शॉर्ट फॉर्म डायग्राम भी बना करके आते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो आता है अपना कैरोटीनॉइड्स। तो नंबर 2 हो गया अपना कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स बेसिकली वेकेन रोडेर एक साइंटिस्ट हुए हैं, क्या नाम है वैज्ञानिक का? वेकेन रोडेर। वेकेन रोडेर साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा सामान्य नाम गाजर, इसमें इसकी खोज की थी। कैरोटीनॉइड्स का अगर अपन बेसिकली कंपोजिशन देखें तो इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जिनका एक जो अनुपात है वो होता है C40H56। तो आप याद रखेंगे इसको। इनका जो मूल अनुपाती सूत्र जिसको अपन कह सकते हैं, यानी कि इनमें अनुपात जो है इनका वो होता है C40 यानी कि C40 और H56। जो अपने कैरोटीनॉइड्स हैं इनको मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कैरोटीन, एक तो क्या होता है? कैरोटीन। याद रखेंगे आप कैरोटीन, ये 2 प्रकार के, अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन रेड प्लस ब्राउन एल्गी यानी कि लाल और भूरे शैवालों में, लाल शैवाल आपके सीधे सीधे रोडोफाइसी वर्ग से रिलेट करते हैं, और ब्राउन एल्गी जो है वो आपकी फियोफाइसी वर्ग से क्या करती हैं? रिलेट करती हैं। और जो बीटा कैरोटीन है ये आपका हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, कुछ विशेष प्रकार के, जैसे कि यहाँ वेकेन रोडेर ने गाजर में खोजा था। उसके अलावा ये रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है, और इनका जो कलर होता है वो आप याद रखेंगे येलो टू येलो ऑरेंज, यानी कि पीले से लेकर के पीला नारंगी, अर्थात पीले रंग में थोड़ा बहुत क्या मिक्स रहता है? नारंगी रंग यहाँ पर मिक्स रहता है। तो कैरोटीनॉइड्स में पहला हो गया कैरोटीन। अब इसके बाद नंबर आता है कैरोटीनॉइड्स के अंतर्गत दूसरा जो है वो है जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स, जेंथोफिल में जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, यानी कि जो कैरोटीनॉइड्स का दूसरा टाइप है जेंथोफिल्स, इसके अगर अपन मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो ये होता है C40H56O2। और अब इसके बाद में ये 3 प्रकार का बताया गया है। एक ल्यूटियोल्स, ये सीधा सीधा एसोसिएटेड है रेड एंड ग्रीन एल्गी में। दूसरा जो है आपका वो है फ्यूकोजेंथिन, यानी कि फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन ये डायरेक्टली ब्राउन एल्गी से एसोसिएटेड है। और तीसरा जो है वो है वायलोजेंथिन। जेंथिन कॉमन रह जाएगा, आपको याद रखना है वायलोजेंथिन। ग्रीन एंड रेड एल्गी एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स, इनमें ये देखने को मिलता है। तो मेन जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। बीटा कैरोटीन खोज गाजर में मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है, रेड और ग्रीन एल्गी से एसोसिएटेड होता है। कलर जो है इसका वो येलो और टू येलो ऑरेंज, यानी कि पीला और पीले नारंगी जैसा होता है। अब जो इसके बाद में नंबर 3 है वो है फाइकोबिलीज।
फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में 2 वर्ग रखे गए हैं, एक फाइकोसाइनिन और दूसरा फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी से एसोसिएटेड है और फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी से एसोसिएटेड है। रेड एल्गी के साथ साथ ये अदर जो अपने प्लांट्स हैं उनमें भी देखने को मिलता है और रेड कलर के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा ये जो तीनों जो अपने प्रकाश संश्लेषी वर्णक अपन ने यहाँ पढ़े हैं, ये सब मिलकर के प्रकाश में उपस्थित जो उच्च ऊर्जा कण है फोटोन, उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं। वहाँ से जो इनको एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का उपयोग यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में करते हैं। और अब बात यह आती है कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, कौन सा कम एब्जॉर्ब करता है। तो कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हालांकि अपने यहाँ राजस्थान बोर्ड है, लेकिन अब 11th क्लास में एनसीईआरटी आ गई है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो करता है क्लोरोफिल बी, उसके बाद में नंबर आता है क्लोरोफिल ए और उसके बाद में नंबर आता है कैरोटीनॉइड्स। यानी कि ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हैं इनके यदि अपन लाइट एब्जॉर्प्शन यानी कि प्रकाश के अवशोषण की जो इनके द्वारा अवशोषित की जाने वाली मात्रा है या जो रेट है उसकी यदि अपन इनको अवरोही क्रम में सेट करें तो मैक्सिमम बाई क्लोरोफिल बी, उसके बाद नंबर आता है क्लोरोफिल ए और जो सबसे कम एब्जॉर्ब करता है वो करता है कैरोटीनॉइड। तो आप इसको याद रख सकते हैं बी ए और कैरोटीनॉइड का ले लेते हैं कार, बी ए कार, ठीक है। बी ए सी भी याद रख सकते हैं और बी ए सी को अपन बायोटेक में एक आता है टर्म आती है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसके साथ अटैच करके अपन इनको याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ अपन ने प्रकाश संश्लेषण की जो सभी आवश्यकताएं हैं मूलभूत उनके बारे में यहाँ चर्चा की है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट यानी कि इमर्सन का वृद्धिकारी प्रभाव, रेड ड्रॉप इफेक्ट यानी कि लाल पतन प्रभाव। उसके बाद में जो प्रकाश संश्लेषण है उसको मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ बायोलॉजिक चैनल पे और एक के बाद एक प्रकाश संश्लेषण की वीडियोस आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएंगी। थैंक यू।